Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of June 2024. तो गाइस आज है तारीख 29 जून 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रायमोना नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको हिमालयन सीरो, मेनलैंड सीरो के बारे में पढ़ाया था। तो उसी मेनलैंड सीरो के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये मेनलैंड सीरो है ये हिमालयाज, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के नेटिव एनिमल हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इनका जो बॉडी है उस पर फर जो होता है वो ब्लू और ग्रीन पैचेस के साथ में हमको नजर आता है, यानी जो फर है वो भी ब्राइट कलर का होता है, प्लस ब्लू और ग्रीन पैचेस इनके बॉडी पर नजर आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मेनलैंड सीरो को IUCN के लिस्ट के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक है। हाल ही में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स कवर करे गए हैं, जैसे आप देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, लाइव मिनट हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। ये सभी दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट न्यूज़पेपर्स हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर बात हो रही है इंडिया रशिया का जो रिलेशन है, या जो कह सकते हैं इनके जो ट्रेड रिलेशन है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि रशिया से एक ट्रेन आ रही है, एक नहीं बल्कि 2 ट्रेन आ रही हैं जिसके ऊपर में कोयला लदा हुआ है। और वो जो दोनों ट्रेन है दोस्तों वो सीधा इंडिया कैसे आएंगी, मतलब कहने का पर्पस है डायरेक्ट तो नहीं आएंगी, लेकिन एक रूट है INSTC रूट, इस रूट का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों इस रूट का इंपॉर्टेंस आज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि यहाँ पे रशिया को सीधा भारत से जोड़ेगा, बीच में ईरान की मदद ली जाएगी। कैसे काम करेगा दोस्तों, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यह है कि पहली बार रशिया ने 2 ट्रेन जो कि कोयले से पूरी तरह से भरी हुई हैं उसको इंडिया भेजा INSTC कॉरिडोर का इस्तेमाल करके। और ये सब जो डेटा है ये कौन बता रहा है, कहाँ से लाया, मीडिया में कहाँ से चर्चाएं हो रही हैं, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है रशिया का नेशनल रेलवे कंपनी। उन्होंने खुद दोस्तों यहाँ पे अपने जो कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर इसके बारे में पोस्ट किया हुआ है। अब बताया ये गया है कि जो ये INSTC कॉरिडोर है ये एक प्रकार का मल्टी मोडल रूट है। मल्टी मोडल मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टी मोडल मतलब इसमें रेलवे भी है, रोड नेटवर्क भी है, प्लस बंदरगाह भी आपको नजर आएंगे। तो इन सब चीज़ों से मिलकर ये रूट बना हुआ है। अगर हम इसको मैप में देखना चाहें तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा, ये है INSTC रूट, स्पेशली जो ये रेड वाली लाइन है, और धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो रहा है। इसमें और भी कंट्रीज ऐड हो रही हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी कनेक्टिविटी किस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया का मुंबई का कोई पोर्ट है, ठीक है, एक बंदरगाह है, और उस बंदरगाह से सपोज हमें रशिया को सामान भेजना है। तो अभी वो जो सामान है वो किस तरीके से जाता है, इस तरीके से यहाँ से जाएगा, फिर रेड सी में एंटर करेगा। रेड सी में दूसरी तरफ आप देख पाओगे जो येमेन के हूदी रेबल्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, वो लगातार अटैक कर रहे हैं। वैसे रशियन जहाज के ऊपर अटैक नहीं किया है, बट अटैक हुआ है, ये हमने देखा है पिछले कुछ समय पर। तो ये जहाज इस तरीके से गुजरेगा, यहाँ पे रेड सी में एंटर करेगा, फिर रेड सी से निकलकर जो स्वेज कैनाल है यहाँ पर आएगा। स्वेज कैनाल से पास होने के बाद में दोस्तों मेडिटेरेनियन सी में एंटर करेगा, फिर मेडिटेरेनियन सी से निकलता हुआ यहाँ पर एक स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, उसको क्रॉस करते हुए जहाज इस तरीके से ऊपर जाएगा,
सेल्टिक सी में एंटर करेगा, फिर नॉर्थ सी में एंटर करेगा, फिर बाल्टिक सी में एंटर करेगा और फिर जाकर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जाके सामान को उतारेगा। तो ये रास्ता आज के समय पर अपनाना पड़ता है अगर हमें व्यापार करना पड़े या कुछ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़े। इसी का ही एक ऑल्टरनेट रूट आपको देखने को मिलेगा, ये रेड कलर का रूट जिसको नाम दिया गया है INSTC रूट, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सीधा नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम कर रहा है। अब ये किस प्रकार से काम करेगा जरा मैप में इसको देखिएगा। अब सपोज वही सामान हमें ये वाला रूट इस्तेमाल करके रशिया भेजना हो तो हम क्या करेंगे, हम अपने सामान को सीधा पहले जहाज से भेजेंगे, कहां पर, ईरान के पास में। अब ईरान में हमने अपना खुद का एक पोर्ट बनाया, चाबार पोर्ट, फिर यहां पर एक बंदर अब्बास पोर्ट भी है। तो अब चाबार पोर्ट को भी इसमें हम जोड़ सकते हैं INSTC में, बंदर अब्बास पोर्ट भी हो सकता है। तो कहीं पर भी गए, सामान को अनलोड कर दिया, अब वो सामान यहाँ पे रोड के रास्ते या ट्रेन के रास्ते सीधा पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। तो यहां से फिर सामान दोस्तों उतार के सीधा पहुंचा जाएगा बाकू, या फिर सीधा यहां पर आप देख पाओगे ये सब पूरी रोड की कनेक्टिविटी है। एक तो यहां पे रोड की कनेक्टिविटी भी मिल रही है आपको, साथ ही साथ में इधर समुद्र से कनेक्टिविटी मिल रही है, क्योंकि यहां पर जो ये सी है इसको बोलते हैं कैस्पियन सी। चाहे तो यहाँ पे सामान अनलोड करके सीधा समुद्र से फिर वापस से ले जाया जा सकता है, फिर यहाँ पर बंदरगाह में उतारा जा सकता है, फिर रशिया में पहुंचाया जा सकता है, या फिर सीधा इस वाली कनेक्टिविटी से सीधा यहाँ पे सामान को चढ़ाया और इस तरीके से ले जाने के बाद में हम सीधा अस्ट्राखान में उतारेंगे, देन उसके बाद में ऊपर रशिया में ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये रूट है, यह है INSTC जो कि सीधा नॉर्थ और साउथ को जोड़ रहा है। कहने का मतलब है ये वाला जो रास्ता है जो ब्लू कलर की पट्टी में आपको दिखाई पड़ा दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा लंबा रास्ता है। अब ये पता है कितना लंबा रास्ता है, यहां पर बताया यह जाता है कि अगर हम ये वाला नीला वाला रास्ता इस्तेमाल करके व्यापार करते हैं तो लगभग 45 दिन लगते हैं व्यापार करने में, 45 डेज लगेंगे सामान को पहुंचने में या फिर यहां पर आने में, समझ गए। अब अगर रेड वाला रूट यानी INSTC रूट का इस्तेमाल करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो दोस्तों यहां पे हमको समय लगने वाला है केवल 25 दिन। तो कहां 45 डेज और कहां 25 दिन, 25 दिन में व्यापार हो जाएगा, यहां पर 45 डेज लग रहे हैं। अब 25 दिन लगेंगे तो सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है व्यापार की कम हो जाएगी, क्योंकि जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही मेंटेनेंस का, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता चले जाएगा। तो बताया यह भी गया है कि अगर हम INSTC कॉरिडोर का यूज करके अगर ट्रेड करते हैं तो लगभग जो ये कॉस्ट है, जो हमारे व्यापार का कॉस्ट है वो 30% कम हो जाएगा, यानी लाने ढुलाने के जो चार्जेस होते हैं वो 30% लो हो जाएंगे। ये भी यहाँ पर जो डेटा है वो शेयर कर रहा है। आई होप आपको इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो हुआ क्या है, अभी जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो भी यही है, जो कोयला है दोस्तों वो रशिया से इसी रूट के रास्ते आ रहा है, जो सीधा ईरान के बंदरबास पोर्ट पर उतरेगा, फिर वहाँ से जहाज़ के थ्रू सीधा भारत लेकर आया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। ये जो INSTC कॉरिडोर है इसका पता है स्पैन कितना है टोटल ये 7200 किलोमीटर का है, 7200 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। इसमें कई सारी कंट्रीज बीच में हिस्सा हैं, और पहली बार जो ये ट्रेन आ रही है इसमें कौन सा कोयला है, कुज़बास कोयला, KUZBASS। तो कुज़बास कोल दोस्तों भारत पहुंचाया जा रहा है इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके। ये ट्रेन बेसिकली रशिया के केमेरोवो रीजन से निकलकर आई है, फिर उसके बाद में काफ़ी लंबा डिस्टेंस को यहाँ पर यह ट्रैवल करने वाली है, जैसा हम लोगों ने अभी देख ही लिया है ये रूट किस तरीके से है। अब INSTC कॉरिडोर के अंदर में आपका कजाकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, ईरान भी है, ये सब। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन जोड़ रहा है ये पर्टिकुलर कॉरिडोर, साथ ही साथ में आपका सेंट्रल एशियन पोर्शन को भी जोड़ रहा है। सेंट्रल एशिया की जो ये रेलिवेंट कंट्रीज है दोस्तों, इनके साथ में भी भारत की कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये भी इंडिया को एक अगेन कह सकते हैं बेनिफिट मिलता है इसका। क्वेश्चन यह है कि जो ये INSTC कॉरिडोर है ये भारत के व्यापार को कैसे रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, वो हमने देखा कैसे यहाँ पे कम दिन में ज़्यादा व्यापार हो सकेगा, पैसा भी कम लगेगा, है ना। उसके अलावा रशिया को भी यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि रशिया ने अभी जब यूक्रेन पर अटैक किया तो सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर सैंक्शन लगाए, रशिया ये सारे रूट यूज़ नहीं कर सकता, है ना। तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीका देख रहा है कि मैं नीचे इंडिया के साथ में या दूसरे साउथ कंट्रीज़ के साथ में एक दूसरे ऑल्टरनेट रूट के माध्यम से कनेक्ट हो सकूं, जो कि उसने करके दिखाया, है ना। तो ये जो रूट है इसकी कनेक्टिविटी हो ही चुकी है।
अब यही जो कॉरिडोर है दोस्तों, ये अलाउ करेगा जो भारत के ट्रेडर्स हैं वो सेंट्रल एशिया में भी ज्वाइन हो पाएंगे। अगर हमें इन सेंट्रल एशिया के 5 देशों के साथ में व्यापार करना है वो भी कर पाएंगे, ईरान से व्यापार करना है कर पाएंगे, रशिया से, इवन एजरबाईजान से भी कर पाएंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, ऊपर बाल्टिक कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, यहां सभी जगह हमें एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल रही है, यहां से भी यूरोप की कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ये इसके यहां पर एक बड़े बेनिफिट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज स्पेशली हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं, इन सब में यहां पे हम व्यापार कर सकते हैं, यहां सब से जुड़ जाएंगे इस रूट के माध्यम से। अभी जो रास्ता है वो स्वेज कैनाल के माध्यम से गुजरता है और अभी केवल एकलौता रास्ता यही है जहां से हमें गुजर के व्यापार करना होगा। तो एकलौता रास्ता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके ऑल्टरनेट होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों बताया जाता है स्वेज कैनाल से लगभग दुनिया का 12% जो ट्रेड है वो यहीं से होता है ना। नेचुरल गैस वगैरह सब यहीं से पास होता है, पर डे के हिसाब से भर भर के यहां पर व्यापार होता है। लेकिन इस वजह से ये सिचुएशन थोड़ा सा भयंकर है, क्योंकि एक बार हम सिचुएशन देख चुके हैं साल 2021 में, आपको पता होगा ये कैनाल ही ब्लॉक हो गया था, तो व्यापार नहीं हो पा रहा था, कई दिनों के लिए व्यापार अटक गया, तो लोगों को और लंबा रास्ता लेना पड़ा, पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके जाना पड़ा, वो और महंगा पड़ गया। तो इसके बजाय हमारे पास में एक रूट होना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा अभी इजराइल हमास का ये वॉर हुआ, तो इजराइल हमास के वॉर की वजह से यहां पर जो येमेन के हूदी रेबल्स हैं वो आने वाली जहाजों पर सब पे अटैक कर रहे थे, तो यहां पर भी व्यापार सुरक्षित नहीं था, एक डर था व्यापार करने के पीछे। तो वही यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में भी इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, आगे भी कई सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो सकती हैं, तो उसके बेसिस पर एक ऑल्टरनेट रूट होना जरूरी है जहां पर कंटिन्यूअसली व्यापार हो सके, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। समझ गए? अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम रशिया से कोयला क्यों मंगा रहे हैं। तो दोस्तों रशिया से भारत ने जो कोयला मंगाना शुरू किया है इसको हमने बढ़ा दिया है, और स्पेशली हम कोकिंग कोल मंगा रहे हैं। कोकिंग कोल या जो मेटलर्जिकल कोल होता है ना, उसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि उस वाले कोयले का यूज किया जाता है स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। और थर्मल वाला जो कोल होता है ये पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो थर्मल कोल ही मंगा रहे हैं, बट ज्यादातर कोकिंग कोल भी दोस्तों रशिया से मंगाया जा रहा है। पहले यूरोप मंगाता था, बट रशिया चाहता है कि यहां पर मैं अपना जो व्यापार है उसको डाइवर्ट करूं। अब रशिया भी चाहता है कि भैया किसी ना किसी को बेचना है, यूरोप के साइड से सैंक्शंस हैं, तो वो यहां पर इंडिया को बेच रहा है आज के समय पर, और इंडिया को सस्ता बेच रहा है, डिस्काउंटेड में बेच रहा है। और दोस्तों भारत को ये कोयला सस्ता मिला, इस वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया से जो इंपोर्ट है कोयले का वो कम कर दिया, नहीं तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया वाला कोयला कॉस्टली पड़ रहा था हमें। तो हमने क्या किया, सीधा रशिया से परचेस किया, वो भी कम अमाउंट में। तो अभी वो कोयला आ रहा है और बताया गया कि रशिया का जो शेयर है भारत के कोल इंपोर्ट में, यानी भारत जो कोयला मंगा रहा है देशों से, उसमें रशिया का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है 8% से। पिछले कुछ समय से ये डेली बेसिस पर जो व्यापार है कोयले का वो इंक्रीज होता हुआ चले जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इंडिया को भी कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है और रशिया को भी कई तरीके से जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नजर आ रहे हैं। तो आईएनएसटीसी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंडिया के लिए बड़ा सोर्स होगा। अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी दूसरे कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो चीज यहां पर बताई गई। क्लियर हो गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आने वाले समय पर इसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने वाली हैं। तो आईएनएसटीसी कॉरिडोर के बारे में ध्यान रखिएगा, कहाँ पर कौन से एरिया को कनेक्ट करता है, इसका इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में हम लिंक करेंगे। तो बात यह है, जो एफएटीएफ का इवैल्यूएशन है उसमें भारत ने एक आउटस्टैंडिंग आउटकम को अचीव किया है, ऐसा हमारा न्यूज आर्टिकल बोलता है। अब इसको तोड़कर थोड़ा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों पहले बेसिक डेटा समझिए कि ये एफएटीएफ होता क्या है। ये है बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस एफएटीएफ का जो मेन काम है वो यह है कि दुनिया भर में आतंकवाद को रोका जा सके, या जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको रोका जा सके। अब आतंकवाद को कैसे रोकती है, स्पेशली आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, फाइनेंस जब तक उसको मिलता है तब तक। अगर उसको पैसा मिल रहा है तो आतंकवाद बढ़ेगा, अगर उसका फाइनेंस ही खत्म हो जाएगा तो वो कैसे एक्सपैंड होगा। तो उसी टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने का काम करता है एफएटीएफ। और अगर कोई कंट्री फिर भी ये हरकत कर रहा होता है तो उसको यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान आज के समय पर भुगत रहे हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी हुआ क्या है, एफएटीएफ की यहां पर एक प्रॉपर रिपोर्ट आई है जिसका नाम है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया।
जिसको यहां पर अडॉप्ट किया गया FATF के थ्रू, क्योंकि अभी इनकी एक मीटिंग चली है 26 जून से लेकर 28 जून के बीच में सिंगापुर के अंदर। तो वहां पर उन्हें बोला है कि जो इंडिया है वो रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में है, यानी कि वो FATF के हर एक नियम को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो भारत का एक बड़ा अचीवमेंट है। कहने का मतलब है इसकी वजह से इंडिया का जो एक इमेज है वो एक्सपैंड होता है, वो बढ़ता है। यानी भारत लगातार एफर्ट लगा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए। जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये यहां पर बताया गया। और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में FATF ने यहां पर यह बोला, यानी जो पूरा गठन बैठा था, इनका कहना यह है इंडिया एक हाई लेवल का टेक्निकल कंप्लायंस के बेसिस पर काम कर रहा है। लगातार हम हर एक नियम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं FATF के। हमारे देश का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर कर रहे हैं, वही चीज़ें बार बार एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको न्यूज़ केवल समझनी है। तो ये तो हमारी केवल खबर ही खबर हो गई, लेकिन एग्जाम में दोस्तों काफ़ी सारे बेसिक फैक्ट्स पूछ जाते हैं, स्टैटिक डेटा पूछ जाता है। उस स्टैटिक डेटा में आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या है FATF, आइए आपको बताता हूँ। पहला चीज़, FATF एक प्रकार की इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है, यानी इसमें कई सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट आपस में मिलकर कोऑपरेट करके वर्क कर रही होती हैं। ये होता है इंटर गवर्नमेंटल का मतलब। तो FATF इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो गई, जिसका मेन काम क्या है, मेन पर्पस है वही मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है ना। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। अब ओरिजिन की बात करते हैं। ये FATF की बॉडी बनाई कब गई दोस्तों? उसको बनाया गया था 1989 में, जब G7 का समिट चल रहा था पेरिस के अंदर में। तब मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाई गई, उसी दौरान FATF को बनाया गया। फिर 2001 में दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड कर दिया गया। कहने का मतलब है पहले FATF केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों से लड़ता था, बाद में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया गया कि भैया टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी हम रोकेंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस के अंदर पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा। FATF में आज के समय पर टोटल 39 कंट्रीज हैं। नंबर ध्यान रखिएगा, इसमें US है, इंडिया है, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन आपको पता है टोटल 27 देशों का पूरा ये ग्रुप है। क्वेश्चन ये है इंडिया कब मेंबर बना FATF का? भारत साल 2010 में इसका सदस्य बन चुका था। अब आप एक बात और सोचेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि कुछ कंट्रीज मान लो अगर फिर भी ये नियम वगैरह चलो सब कुछ आ चुके हैं FATF के, फिर भी वहाँ पे टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, फिर भी वो आतंकवाद को फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस देश में, तो क्या होगा उन देशों के साथ? तो दोस्तों उन देश को या तो ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। कहने का मतलब है FATF ने 2 लिस्ट बना रखी हैं, एक ब्लैक लिस्ट है और एक ग्रे लिस्ट है। अब दोस्तों ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की वार्निंग लिस्ट। जैसे पाकिस्तान अगर टेररिज्म को फाइनेंसिंग करेगा तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई आपको वार्निंग दी गई है, अगर आप अभी भी ये फाइनेंसिंग करेंगे या मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो आपको उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि इस लिस्ट में डालने से होगा क्या? वो फिर भी करते रहेंगे, कोई फर्क पड़ा उन्हें? फर्क पड़ेगा दोस्तों। क्यों? अगर मान लीजिए किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस देश को कहीं से भी किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता। कहने का मतलब है मान लो उसको जरूरत पड़ गई पैसों की, उस देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो वो कहां पे जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जाएगा कि भैया बचा लो हमारे देश को, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएगा या यूरोपियन यूनियन के पास जाएगा। तो इन सभी ग्रुप से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा उस देश को जो ब्लैक लिस्ट में होगा। ग्रे लिस्ट में होगा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, लेकिन वार्निंग दी जाती है कि भैया सुधर जाओ वरना आने वाले हो ब्लैक लिस्ट में। तो उस डर के मारे यहां पर उस देश को कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सवाल यह है कि आज के समय पर कौन कौन से देश ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में? दोस्तों 3 देश आपको ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलेंगे। ग्रे लिस्ट में तो कई सारी कंट्रीज रहती हैं, लेकिन ब्लैक लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, ये तीनों के तीनों FATF के ब्लैक लिस्ट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
कैसे कहने का मतलब है, अभी आपने देखा ये न्यूज़ आर्टिकल, इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा, ऐसे आपको बहुत सारा और भी आर्टिकल मिलेंगे, सबके पीछे थोड़ा थोड़ा डेटा होगा, प्रॉपर नोट्स होंगे। तो कहने का मतलब है जो रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स है दोस्तों, वो आपको एक पीडीएफ में इस ग्रुप में मिल जाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है बार बार वही है कि आपको अगर यहाँ पर आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो करंट अफेयर के नोट्स की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोट्स वगैरह सब बन रहे हैं। किसी दिन वीडियो देखा नहीं देखा, लेकिन कंटेंट आपके पास में है। किसी दिन न्यूज़पेपर पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, लेकिन सब डेटा नोट्स वगैरह आपके पास में आ रहा है रेगुलर बेसिस पर, डेट वाइज पढ़ा है। किसी भी तारीख का उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहां पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का अगर आप मैसेज कर देंगे, वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, मुझे कहां पर क्या फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा हमारा टारगेट है लाइक का, जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हैं हमारे पास में, क्योंकि न्यूज़पेपर में 2 दिन से आर्टिकल कुछ ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब रेलिवेंट नहीं है तो टाइम वेस्ट करना बेकार है, या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किए गए हैं, है ना, तो वहाँ पर भी टाइम वेस्ट करना बेकार है। मतलब वो आते रहते हैं ऐसे टॉपिक है, मतलब ये मत सोचना जब मैं बोलता हूँ ना कि वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये मत सोचना कि वो आगे नहीं आएगा न्यूज़ में। वो ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों, वो मंथली बेसिस पर रहता है। इन्फ्लेशन का टॉपिक, ये वो अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, हर 8-8 दिन में, 10-10 दिन में। तो वो मत सोचा करो कि वो छूट जाएगा कोई टॉपिक, ठीक है। अब सोचो कि मान लो मैंने परसों कोई टॉपिक डिस्कस किया है, वो आज भी है, फिर से आ जाएगा 2 दिन बाद, फिर से 2 दिन बाद आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको भी बोर होने लगेगा। और उससे अच्छा यह है कि थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लें कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर में जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगे, है ना। उसके चक्कर में वो छूट जाएंगे, वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये मत सोचा करो कि आपका कुछ छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। जो मैंने पहले डिस्कस किया है वो बोलता हूँ, वो टॉपिक को बोलता हूँ जो बहुत बार आते रहते हैं, और मुझे पता है वो आगे महीने में 3 बार आएंगे, और है ना। अगर मैं कोई टॉपिक आपको ऐसा रेकमेंड करता हूं कि वो न्यूज़ में बहुत कम दिखाई देता है, तो मैं वहां पर लिख देता हूं कि भाई ये वाला वीडियो, इस तारीख का वीडियो इतने मिनट पर ओपन कर लेना। ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। चलिए, फिलहाल के लिए ये टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 3, एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। आपको पता होगा पिछले 3 दिनों से बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क न्यूज़ में है। हमने सब कुछ डिस्कस किया, क्या कि वहाँ पे लेपर्ड की पॉपुलेशन बड़ी है, लेपर्ड का सफारी आ रहा है हमारे, है ना। साउथ इंडिया का पहला लेपर्ड सफारी आ रहा है, हमारे देश का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी वहाँ पे बनाया जा रहा है। सबने सब कुछ पढ़ा, लेपर्ड के बारे में जाना, आयुषन स्टेटस वगैरह। अच्छा, लेपर्ड का आयुषन स्टेटस क्या है बताओ फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में, देखें कितना याद है। लेकिन हमने अभी तक बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में नहीं पढ़ा। जरा इस पार्क के बारे में बेसिक फैक्ट तो जान लें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। सबसे पहली चीज, कोई भी पार्क वगैरह है न्यूज में तो उसका लोकेशन दिमाग में बैठा लेना। अब ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि साउथ इंडिया का पहला और देश का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी पार्क हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया है इसी बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। और ध्यान रखिएगा, ये बायोलॉजिकल पार्क बनरघट्टा नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, जिसको बनाया गया था साल 2002 में। अब इसकी लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है दोस्तों? कर्नाटका के अंदर में, बेंगलुरु शहर में, ठीक है। बेंगलुरु शहर से भी लगभग कह सकते हो 22 किलोमीटर सदर्न साइड में है। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको अलग अलग यूनिट देखने को मिलेंगे, जू है, सफारी है, बटरफ्लाई पार्क है, रेस्क्यू सेंटर वगैरह सभी चीजें नजर आएंगी। ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है भारत में जहां पर एलिफेंट सेंचुरी बनाई हुई है, प्रॉपर फेंसिंग करी हुई है, ठीक है, यानी दीवार वगैरह बनाई हुई है फेंसिंग करके। एक फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी भी यहां पर नजर आएगी। अब इस बनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल पार्क नेशनल पार्क अलग है। जो ये यहां पर लेपर्ड सफारी का उद्घाटन हुआ है ना, ये यहां पर इस बायोलॉजिकल पार्क में हुआ है। यहीं पे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, हालांकि ये भी है कि बायोलॉजिकल पार्क इस नेशनल पार्क का ही एक इंटेग्रल हिस्सा है, इसी का एक पार्ट है। तो बनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन ये भी वहीं होगा, कर्नाटका में, बैंगलोर के पास में। वहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं, अनेकल रेंज,
इन हिल्स में दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। साल 2006 में भारत का पहला बटरफ्लाई एंक्लोजर का भी यहीं पर उद्घाटन किया गया, यानी बटरफ्लाई की पॉपुलेशन भी यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, रिवर की बात करेंगे तो यहाँ पे बात एक नदी आती है जिसका नाम है स्वर्णमुखी स्ट्रीम। स्वर्णमुखी जो नदी है, मेन नदी इस पार्क से गुजरती है और जो कि कह सकते हैं मेन सोर्स है एनिमल्स के लिए वाटर का। फिर इस पार्क का वेजिटेशन वगैरह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस खाली विकीपीडिया वगैरह पे हर जगह पर, चाहे विकीपीडिया देखो, ब्रिटानिका देखो, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है तो लिख दिया जाता है। कोई ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ अलग होगा, यूनिक होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। अब फटाफट आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है तपस UAV के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, थंबनेल भी लगाया था कि जो तपस ड्रोन है इसको हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स डिटेल से शेयर हुए हैं। तो यहाँ पर डिटेलिंग्स की आवश्यकता है, तो फिर से यहाँ पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम मिस किया है, ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो न्यूज़ तो वैसे आपको पता है कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, उन्होंने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि भैया हमें 10 तपस ड्रोन्स परचेज करना है। वो 10 तपस ड्रोन को परचेज कर रहे हैं। अब जो ये ड्रोन है दोस्तों, यहाँ पर ये सर्विलांस का काम करता है, यानी निगरानी रखने का काम करेगा नीचे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार का मेल ड्रोन है। मेल ड्रोन, क्या फीमेल ड्रोन भी होता है? नहीं, यहाँ पे मेल का मतलब अलग है। मेल का मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। अच्छी खासी ऊंचाई पकड़ सकता है और लंबे समय तक, यानी काफ़ी घंटों तक उड़ सकता है, क्योंकि अच्छा ड्रोन वही है जो ज़्यादा ऊंचाई पर और ज़्यादा समय तक उड़ सके। सिंपल सी बात है। और इसी तपस ड्रोन को दोस्तों पहले हम रुस्तम 2 के नाम से जानते थे। क्वेश्चन यह है इसको किसके थ्रू बनाया गया है? इस ड्रोन को डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से, जो बेसिकली हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डिपार्टमेंट है। ठीक, अब दोस्तों यहां पर इस ड्रोन को क्यों बनाया गया, पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है इंटेलिजेंस, सर्विलांस, निगरानी करना, टारगेट को अचीव करना। दिन हो और चाहे रात हो, सभी जगह पर आराम से ये जो ड्रोन है ऑपरेट कर सकता है। फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों तो इसका जो हाइट है लगभग ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 24 घंटे तक यहाँ पर ये लगातार उड़ सकता है, तो ये इसका एक सबसे अहम फीचर है। और साथ ही साथ में इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर की बताई जा रही है। कई सारा पेलोड भी कैरी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हैवी ड्रोन है, बड़े साइज का ड्रोन है, तो लगभग 350 kg का पेलोड ये कैरी कर सकता है, ऐसा बताया गया है। इसका जो विंग है, इसके जो पंख पर बनाए गए दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, 20.6 मीटर्स के। इस ड्रोन की स्पीड कितनी है, कितनी गति से उड़ेगा ये, तो इसके जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 225 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है, नीचे से ही आप रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारी एबिलिटीज़ हैं, प्री प्रोग्राम करके यहाँ पर दोस्तों आप अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। सटीक तरीके से ये पूरा काम करेगा। इसमें अलग अलग प्रकार के फीचर्स ऐड करे गए हैं, चाहे वो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल हो, उसके अलावा एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन हो, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस हो, मीडियम लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स भी इसमें लगाए गए हैं। ये सभी चीज़ें, सिंथेटिक अपर्चर रडार है, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से ये ड्रोन इतना ज़्यादा कैपेबल बन चुका है कि बादलों के ऊपर उड़ेगा तो उसके थ्रू भी आराम से नीचे देख सकेगा टारगेट्स को और हमको सारी की सारी जानकारी दे सकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको निगरानी के लिए यानी सर्विलांस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला आर्टिकल भी काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी। बात हो रही है CCTNS के बारे में। फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम। ये क्या है, कैसे काम करता है, आइए विस्तार से जानते हैं। तो ये चर्चाओं में क्यों है, पहले खबर जान लो दोस्तों। न्यूज़ यह है कि अभी थोड़े दिनों बाद ही, यानी कि अभी थोड़े दिनों बाद मतलब 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट होने वाले हैं। पता है ना आपको कि हमने 3 नए लॉज पास किए हुए हैं। मैंने आपको इसके बारे में शेयर किया है। अरे यार कहाँ गया फोटो, एक फ़ोटो लगाया था, पता नहीं। अरे चलो ठीक है, आगे मैंने लगाया हुआ, आगे बता दूंगा। IPC CRPC है ना, और एविडेंस एक्ट, इनको हटाकर नए लॉज आ रहे हैं। ज़रा आप मुझे ये बताएंगे कि IPC CRPC और एविडेंस को हटाकर कौन से नए लॉज आ रहे हैं, उनके नाम क्या हैं? रिकॉल करने की कोशिश करो, नीचे कमेंट सेक्शन में उनके नाम बताओ। बीच बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछता रहूँगा ताकि रिकॉलिंग पावर इंप्रूव होती रहे या बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नए लॉज इंप्लीमेंट होंगे 1 जुलाई से। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्या करा जा रहा है, कुछ नए नए मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं इस नेटवर्क सिस्टम में। इस वजह से चर्चाओं में, तो कहने का मतलब है कोई नेटवर्क सिस्टम, नया सिस्टम लॉन्च नहीं किया गया है, नहीं,
ये पुराना सिस्टम है, मॉडिफाई किया जा रहा है, इस वजह से चर्चाओं में। अब क्वेश्चन ये है, ये सिस्टम है क्या और कैसे काम करता है। दोस्तों ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से। हमारा एक प्लान है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, चीज़ों को डिजिटाइज करना चाहते हैं। तो उसी के तहत यहां पर इस CCTNS को लेकर आया गया। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया गया एज अ मिशन मेड प्रोजेक्ट और 2009 से दोस्तों यहां पर वर्क कर रहा है। इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो मेन एम्बिशन है या मेन एम है वो क्या है? मेन एम यह है कि जो भी हमारा पुलिस है यानी पुलिसिंग सिस्टम है, इस पूरे पुलिस सिस्टम को एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाना, इसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, है ना, पुलिस स्टेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, इसका मेन काम है। इस पर्टिकुलर सिस्टम का मेन काम है, उस नेटवर्क का काम है, जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको आपस में इंटरलिंक करना, केवल एक एप्लीकेशन के माध्यम से, है ना, जहां पर सारा डेटा होगा, इन्वेस्टिगेशन, डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, हर चीज एक ही जगह पर अवेलेबल होगी। तो आराम से कंप्लेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है। तो यहां पे सारे के सारे रिकॉर्ड ऑफ क्राइम्स होंगे, क्रिमिनल्स होंगे, क्रिमिनल्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सब यहां पर अवेलेबल होंगे। और जो सारे के सारे रिकॉर्ड एक पुलिस स्टेशन पे होंगे वो सब इस प्लेटफॉर्म पर भी होंगे। तो कहने का मतलब है सारे पुलिस स्टेशन आपस में कनेक्टेड हैं इस एप्लीकेशन पर, और हर एक पुलिस स्टेशन का डेटा यहां पर है। तो कोई सा भी पुलिस ऑफिस किसी भी पुलिस ऑफिस के डेटा को एक्सेस कर पाएगा, यानी इंटरकनेक्टिविटी काफी बेहतरीन हो सकेगी इस नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से। तो वही तो इसकी वजह से होगा क्या, जो पुलिस का काम करने का तरीका है उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी, मोर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, है ना, चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी। यहां पर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होंगे। साथ ही साथ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, कोई बड़ा मुद्दा हुआ है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में दोस्तों हमारे पास में अच्छा खासा डेटा अवेलेबल होगा, है ना, वो इन टूल्स, टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन वगैरह उनके पास में अच्छी खासी अवेलेबल होगी। तो इससे पुलिस फंक्शनिंग इंप्रूव होगी अलग अलग एरियाज में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामले में, पुलिस स्टेशंस के बीच में बढ़िया इंटरेक्शन हो सकेगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हेडक्वार्टर्स या दूसरी पुलिस एजेंसीज आपस में जुड़ पाएंगी एक ही जगह पर। केसेस किस लेवल पर चल रहे हैं, प्रोग्रेस कितना हो रहा है, उन सबको ट्रैक कर पाएंगी, है ना। क्लियर हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब इंप्लीमेंट किया गया है बेसिकली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के बेसिस पर। यहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि चलो ये नेटवर्क सिस्टम हमने बना दिया, इसको कौन रेगुलेट करेगा, मैनेज कौन करेगा? तो मैनेज करने के लिए दोस्तों NCRB है, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। क्या होता है बताएंगे, बस नेक्स्ट पॉइंट वही आने वाला है। तो NCRB दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी है जो कि क्या करेगी, इस पूरे नेटवर्क सिस्टम को मैनेज करने का काम करेगी, CCTNS को। अब NCRB खुद क्या है जरा ये बताता हूं। इस बॉडी को बनाया गया था दोस्तों 1986 में। NCRB बेसिकली क्राइम और क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन का भंडार है। क्राइम को लेकर, क्रिमिनल्स को लेकर सारा इंफॉर्मेशन NCRB के पास में होता है। आपको पता है ना, साल में NCRB की एक रिपोर्ट भी आती है कि साल में कितने मर्डर हुए, कितनी डेथ हुई, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने क्राइम हुए, ये सब का डेटा ये पब्लिश करते हैं। तो ये सारा डेटा इनके पास में होता है। और NCRB जो पूरी बॉडी है ये खुद हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। और NCRB को दोस्तों जो बनाया गया था वो किसी का आइडिया नहीं था, ये बेसिकली एक कमिटी का रिकमेंडेशन था, वो थी टंडन कमिटी और नेशनल पुलिस कमीशन। फिर देन उसके बाद होम मिनिस्ट्री की टास्क फोर्स आ गई, सब ने मिलकर डिसाइड किया और रेकमेंड किया कि भैया हाँ NCRB बनाओ, जहां पर सारा का सारा डेटा होगा। NCRB की मेन जिम्मेदारी है क्राइम को लेकर जितना भी डेटा है वो कलेक्ट करके रखेगा। एक रिपोजिटरी होगी, डेटा का पूरा भंडार होगा, यहां पर सारा इंफॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। और इसका NCRB का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये भी NCRB के अंदर में आता है। यहां पर इस पर्टिकुलर बॉडी को बोलते हैं एक नेशनल रिपोजिटरी है सभी फिंगरप्रिंट्स का, जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, है ना, उनका सारा का सारा डेटा इसी सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो में है। ये भी NCRB के अंडर में आता है। और जैसे स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, NCRB साल में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, सारा डेटा पब्लिश करता है कि इंडिया में क्राइम्स किस लेवल पर हुए, एक्सीडेंट, डेथ, सुसाइड्स या दूसरे और लोग जेल में कितने, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, ये सभी डेटा NCRB सालाना कंपाइल करके हमें देता है। ठीक है, ध्यान रखोगे इसके बारे में। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला टॉपिक GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात हो रही है कैलिबर मिसाइल के बारे में, हाल ही में न्यूज में आई है।
फटाफट डिस्कस करते हैं। अच्छे से ये सारी चीज़ें ध्यान करके पढ़ते चलना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको अटेम्प्ट करना है आपको। तो जब बात आती है कैलिबर मिसाइल के बारे में, तो ये चर्चाओं में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रशियन ब्लैक सी फ्लीट हाल ही में इन्होंने यहां पर अटैक किया यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी कैलिबर मिसाइल का यूज़ करके। इस वजह से कैलिबर क्रूज मिसाइल चर्चाओं में बनी हुई है। क्या है कैलिबर क्रूज मिसाइल, आइए आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये जो मिसाइल है ये रशियन क्रूज मिसाइल की फैमिली का ही एक हिस्सा है। क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, जो आप अगर इस तरीके से लॉन्च करोगे तो इस तरीके से जाएगा, अपने टारगेट को सीधा हिट करेगा। और ये वो मिसाइल से दोस्तों जिनको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे अपने जहाज से लॉन्च कर दो, चाहे सबमरीन से, चाहे कंटेनर से, चाहे एयरप्लेन से, चाहे ट्रांसपोर्ट इरेक्टर से, कहीं से भी दोस्तों इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। कैलिबर मिसाइल के अंदर में कई सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिजाइन करे गए हैं। दुश्मन का जहाज है उसको खत्म करना है तो यहां पर कैलिबर मिसाइल का यूज हो सकता है। दुश्मन की पनडुब्बी है उसको उड़ाना है तो आप यूज कर सकते हैं, या दूसरे लैंड अटैक पर्पस के लिए भी कैलिबर मिसाइल्स का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन यह है इन मिसाइल को किसने डेवलप किया है। इनको डेवलप और प्रोड्यूस दोनों काम दोस्तों रशिया के एल्माज एंटे कॉर्पोरेशन ने किया है। फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो कैलिबर मिसाइल की जब बात हो रही है तो इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ मिसाइल का वेट अलग है, कुछ मिसाइल की लेंथ अलग है, तो अलग अलग यहां पर कैटेगरीज आती हैं। 1300 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक की मिसाइल्स यहां पे प्रेजेंट है। और इनकी लेंथ में बात करेंगे तो 6.2 मीटर से लेकर 8.9 मीटर तक की लेंथ की ये मिसाइल्स आती हैं। इनका डायमीटर 0.533 मीटर है। एक वॉरहेड कैरी कर सकती हैं, आगे विस्फोटक कैरी कर सकती हैं जिसका वजन होगा 400 से 500 किलोग्राम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये मिसाइल बहुत बड़ा डिजास्टर या बहुत बड़ा विस्फोट क्रिएट करने के लिए कैपेबिलिटी रखती है। यह जो मिसाइल है एक मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन का यूज करती है। इस मिसाइल में कुछ और गाइडेंस या सैटेलाइट नेविगेशन अपडेट का सिस्टम भी अवेलेबल है। अब एट द लास्ट एक सवाल और आता है, सर इस मिसाइल की स्पीड क्या है। इसकी जो रेंज है दोस्तों वो है 200 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर तक यहां पर यह हिट कर सकती है। लेकिन यहां पे कैलिबर की हर कोई मिसाइल 2500 किलोमीटर तक नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैलिबर मिसाइल में वो कौन सा प्रकार वाली मिसाइल है। ज्यादा हैवी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकेगी। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों बात हो रही है एक्सरसाइज होपेक्स के बारे में। हाल ही में यह अभ्यास चर्चाओं में आया है, आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, काफी कम लोगों ने जवाब दिया था। तो जो यार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस वाले, उनका जवाब दिया करो, इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ये अभ्यास को लेकर क्वेश्चन पूछा था। इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक्सरसाइज को लेकर सवाल पूछा था, नहीं पूछा था, मैत्री एक्सरसाइज को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको मौका मिल रहा है। इस पूरे वीडियो में कंटेंट ही कंटेंट भरा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा करो कि यहां पर इनको निचोड़ सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकूं। तो दोस्तों यहां पर एक्सरसाइज होपेक्स की बात हो रही है। ये क्या है अभ्यास, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया। ये दोनों देशों की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इस अभ्यास में। 21 जून से लेकर 26 जून तक यह अभ्यास चला। ध्यान रखिएगा ये चौथा ज्वाइंट एक्सरसाइज है भारतीय एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच में। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि भारत के साथ साथ कौन सा वो दूसरा देश है जिसके बीच में एक्सरसाइज होपेक्स को कंडक्ट किया जाता है, तो वो है इजिप्ट। क्वेश्चन यह है कि इस एक्सरसाइज का मेन एम क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस है दोनों देशों के बीच में बायलैटरल और रीजनल रिलेशंस को, कोऑपरेशंस को मजबूत करना, दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करना। क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, दोनों देशों की एयरफोर्स साथ में मिलकर अभ्यास कर रही हैं, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हमें आती हैं, यूनिक चीज़ें, वो हम उनको सिखाते हैं, वो हमको सिखाते हैं। और इस पूरे अभ्यास में जो इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स हैं वो दोस्तों यहाँ पर इजिप्ट में हैं आज के समय पर इस एक्सरसाइज होपेक्स के लिए। C-17 ग्लोब मास्टर हो गया, IL-78 टैंकर्स हो गया, इन सभी वेपन्स ने दोस्तों यहाँ पे इस अभ्यास के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। तो ये इजिप्ट के साथ किया गया क्योंकि इजिप्ट हमारे लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट देश भी है। दोनों के संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हैं, पिछले कुछ समय पर तो ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारत और इजिप्ट के संबंध की बात करेंगे तो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन दोस्तों बनते हैं 18 अगस्त 1947 में। यहां से शुरुआत होती है दोनों के संबंधों की मजबूती होने की। और दोनों देश मिलकर कॉपरेट करते हैं कई सारे फोरम्स में, है ना। और दोनों देश दोस्तों फाउंडिंग मेंबर हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के भी। तो कई सारे अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी भारत और इजिप्ट मिलकर वर्क करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं।
फिर साल 2022 में दोस्तों भारत और इजिप्ट ने मिलकर अपने रिलेशंस की 75वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी किया था। दोनों देशों के जो संबंध है उनको 75 साल पूरे हो गए थे, तो उसको सेलिब्रेट भी किया। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बायोमास ब्रैकेट्स के बारे में बात हो रही है। अब ये बायोमास ब्रैकेट्स होते क्या हैं? जो ये फोटो आपको दिख रहा है दोस्तों, यही है। तो रिसेंटली यहां पे न्यूज क्या निकल कर आई है, पहले मैं आपको वो खबर बता देता हूं। खबर यह है कि हाल ही में जो बायोमास ब्रैकेट्स हैं इनका यूज किया गया है एज अ फ्यूल ऑल्टरनेटिव फॉर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर। भाई बिजली आप बना रहे हैं, अभी बिजली कैसे बनाते हैं? कोयला जलाकर, या आप यहां पर पावर के लिए, एनर्जी के लिए फ्यूल जला रहे होते हैं। तो इन फ्यूल और बाकी कोयले के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इन बायोमास ब्रिकेट का यूज किया गया है। ये बायोमास ब्रिकेट भी क्या कर सकते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से इनकी चर्चाएं हैं। तो क्वेश्चन यही है कि बायोमास ब्रिकेट्स होते क्या हैं दोस्तों? ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से। अब ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आपके एग्रीकल्चर में से कई सारा वेस्ट निकलता है, जंगलों से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, लकड़ियों का वेस्ट होता है, चूरा होता है, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, उन सब चीज़ों से दोस्तों यहाँ पर इस बायोमास ब्रिकेट को बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर का वेस्ट है, सनफ्लावर केक है, स्लैब है, डस्ट है, स्ट्रॉ है ना, भूसी वगैरह, ये सब कुछ मिलती है हमको। तो इन सबको ग्राइंड करके फिर सुखाने के बाद में इस तरीके से पैकिंग करके कैप्सूल में बदल दिया जाता है। फिर इसको यहाँ पर जलाकर एक बहुत बढ़िया एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बायोमास ब्रिकेट क्या है ये आप समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, है ना, कुकिंग फ्यूल के लिए, बिजली बनाने के लिए भी दोस्तों इसका यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में इस्तेमाल होता है। फिर बात आती है एडवांटेजेस की। सवाल यह है कि इसका फ़ायदा क्या होगा? कुछ फ़ायदा वगैरह है? नहीं तो फिर कोयले वगैरह इस्तेमाल करके काम करें। अगर फ़ायदा होगा तो बताओ। बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। बायोमास ब्रिकेट का सबसे पहला फ़ायदा है कि यह एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कहने का मतलब है अभी आप फ्यूल जलाकर अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोयला जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे ढेरों कार्बन एमिशन भी हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन दोस्तों बायो ब्रिकेट्स एक ऐसी चीज है जिसका आप यूज कर सकते हैं लेकिन एनवायरमेंट पर कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। इवन इसको भी वेस्ट से बनाया जा रहा है और वेस्ट से एक वेल्थ जनरेट हो रही है और ये अफोर्डेबल है। इसको सीधा आप हाथ से बना सकते हैं। भाई ऑर्गेनिक मटेरियल, ये कूड़ा करकट फ्रीली अवेलेबल है जगह जगह पर, इसका यूज किया जा सकता है। और जब यूज करेंगे तो ये कार्बन न्यूट्रल होता है, मतलब जब जलाओगे तो इसमें से कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज नहीं होगा, एडिशनल कार्बन एमिशन नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। तो सिंपल सी बात है। इसका एक और फायदा ये होगा कि भाई इससे हम अपने फॉसिल फ्यूल के ऊपर में डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। आज जो फॉसिल फ्यूल जलाकर बिजली का उत्पादन हो रहा है या एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है कि आप बायोमास जो है इसका यूज करिए। ठीक है। अब दोस्तों बात यहां पर यह है कि जो बायोमास ब्रिकेट है दोस्तों, इनकी मदद से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज जो बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा मुद्दा आज दुनिया के सामने है। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है इसी बायोमास ब्रिकेट्स का यूज करके। साथ ही साथ में जो ये वेस्ट है, जो ये रेसिड्यूज हैं दोस्तों, इनको हम बाकी प्रोडक्टिव यूज के लिए भी मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बायोमास ब्रिकेट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इससे यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है, कार्बन कंट्रोल भी हो रहा है, तो एनवायरमेंट में हम वेस्ट से सीधा वेल्थ भी जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ई साक्ष्य ऐप। अब ये ई साक्ष्य ऐप है क्या है? हाल ही में चर्चाओं में था, मैंने डिस्कस नहीं किया है, इस वजह से इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार यहां पर जो न्यूज़ है, जो खबर है वो क्या है। अभी जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं वो लागू होने वाले हैं, पहले ही बता चुका हूं 1 जुलाई से। तो उसको लागू होने से पहले दोस्तों यहां पर जो ई साक्ष्य ऐप है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये जो ई साक्ष्य ऐप है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये हमारा यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में आ रहा है। हमारी गृह मंत्रालय आज के समय पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट कर रही है। ये प्रकार का ई एविडेंस ऐप है जहां पर सारा का सारा डेटा रहेगा, सबूत रहेंगे इस पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो ये क्या है एप्लीकेशन, आइए बात करते हैं। पहली बात, एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होगा और मोबाइल में सीधा इसको डाउनलोड किया जा सकता है।
लेकिन ये एप्लीकेशन हेल्प किसको करेगा, हमारे जो पुलिस रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनकी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे जो पुलिस रिकॉर्ड होंगे, क्राइम के सीन्स होंगे, सर्च होगा, डेटा होगा, क्रिमिनल केसेस का, वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड की जाएंगी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। अब ये काम कैसे करेगा दोस्तों, तो जो पुलिस ऑफिशियल हैं वो क्या करेंगे, इसमें एक सेल्फी भी अपलोड करेंगे सारा का सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद में। तो हर एक रिकॉर्डिंग जितनी भी होने वाली है वो मैक्सिमम 4 मिनट की होगी। और मान लिए कोई एफआईआर का पूरा मामला चल रहा है तो एफआईआर जो अपलोड होगी उसके संबंधित कई सारी जो फाइल्स है वो भी अपलोड कर दी जाएंगी इस एप्लीकेशन पे। तो क्वेश्चन यह है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है, इसको बनाया गया है एनआईसी के थ्रू, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के थ्रू। और दोस्तों ये एप्लीकेशन अवेलेबल होगा सभी पुलिस स्टेशंस के लिए जो रजिस्टर करेंगे और जो यहां पर डाउनलोड करेंगे इस एप्लीकेशन को। तो अगेन पुलिस वालों के लिए काफी बड़ी हेल्प होने वाली है। फिर बात यह है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है, तो ये पर्टिकुलर एनआईसी है क्या दोस्तों। एनआईसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, थोड़े दिनों पहले डिटेल से शेयर किया था, याद होगा। इसको 1976 में बनाया गया था। ये सेंटर किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इस एनआईसी का जो सबसे पहला फोकस है वो है ई गवर्नमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना हमारे सरकारी डिपार्टमेंट को, क्योंकि चीजें डिजिटाइज हो चुकी हैं और ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि बर्बादी कर रही है, इसकी बहुत सारे हेल्प भी हो रही है दोस्तों, कामों को आसान किया गया है। तो यहां पर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करा जा रहा है इस एनआईसी के माध्यम से। इस एनआईसी ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को आपस में जोड़ा हुआ भी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। बात हो रही है स्पेस मैत्री मिशन के बारे में। क्या है स्पेस मैत्री मिशन, चलिए पहले हम यहां पे थोड़ा सा न्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। खबर यह है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है दोस्तों, वो $18 मिलियन का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको करती है भारत की इसरो की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, उसके साथ में। तो ऑस्ट्रेलियन सरकार ने $18 मिलियन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है किसके साथ में, NSIL के साथ में। और NSIL जैसे मैंने आपको बताया भारत की स्पेस एजेंसी का एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। लेकिन ये जो अग्रीमेंट हुआ है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एंटर हुए हैं ये दोनों, ये सारा का सारा काम दोस्तों स्पेस मैत्री मिशन के तहत किया गया है। इस वजह से स्पेस मैत्री मिशन अभी के लिए हमारे लिए रेलिवेंट होने वाला है। तो क्या है ये मिशन, आइए बात करते हैं। ये मिशन का फुल फॉर्म है दोस्तों कि मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियाज टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों मिलकर स्पेस सेक्टर में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करें। इस मिशन का मेन पर्पस है दोनों देशों के जो रिलेशनशिप हैं दोस्तों वो और ज्यादा मजबूत होते हुए चलें, है ना। जो गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल रिलेशंस हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, टाइज हैं, वो इंप्रूव होते चलें। इन दोनों देशों का मेन फोकस है डेब्रिस मैनेजमेंट। जो स्पेस में आज कूड़ा करकट जमा हुआ है दोस्तों, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इस अग्रीमेंट के तहत जो भारत की यहां पर बॉडी है NSIL, ये क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस मशीन कंपनी का सेकंड ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट है इसको लॉन्च करेगी। यानी ऑस्ट्रेलिया का ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट भी हम लॉन्च करने वाले हैं साल 2026 में। ये 450 किलोग्राम का ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट है, एक लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजाइन, और यहां पर उनके थ्रू बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च कौन करेगा, हम करेंगे, और यह भी स्पेस मैत्री मिशन के तहत ही किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर बात यह हो रही है कि जो ये स्पेस मैत्री मिशन है ना, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। सॉरी, स्पेस मैत्री मिशन नहीं, जो NSIL है जिसके साथ में ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर यह एग्रीमेंट किया है, तो इस NSIL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो बॉडी है एक प्रकार की कमर्शियल आर्म है जो कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आती है। इस बॉडी को लाया गया था मार्च 2019 में। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्पेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को सेटअप करने की। इस न्यू स्पेस पॉलिसी रिफॉर्म, क्योंकि आपको पता है जून 2020 में नए स्पेस पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए थे भारत सरकार के थ्रू, जहां पर हम अपने स्पेस सेक्टर में कुछ नई इंडस्ट्रीज को ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो NSIL को यहां पर ऑपरेशन दिया गया, मतलब उनको सैटेलाइट मिशंस का काम सौंपा गया। तो NSIL के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे, लॉन्च करेंगे और ऑपरेट करेंगे सैटेलाइट्स को।
और कुछ सर्विसेज यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। तो NSIL भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों स्पेस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अब अगले आर्टिकल की बात होती है। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बात हो रही है उल्लास नव भारत साक्षार्थ कार्यक्रम के बारे में। तो ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है, तो चलिए आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो न्यूज़ में क्यों है पहले मैं इसकी खबर बता देता हूँ। हाल ही में जो लद्दाख है दोस्तों, ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन चुका है जहाँ पर फुल फंक्शनल लिटरेसी है। फुल फंक्शनल लिटरेसी आ चुकी है, मतलब सबको यहाँ पर सभी लिटरेट आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर उल्लास प्रोग्राम के तहत। तो ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है, तो जिस वजह से ये उल्लास प्रोग्राम चर्चा में है। तो दोस्तों यहाँ पर उल्लास का मेन पर्पस क्या है? उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये एक प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है? जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। तो 2022 से लेकर 2027 के बीच में दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, 2027 तक का टारगेट है। ये जो स्कीम है दोस्तों, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर चलाया जा रहा है। अब उल्लास का मेन पर्पस क्या है? मेन एम है जो स्पेशली एडल्ट्स हैं जिनकी उम्र 15 साल है या 15 साल से ऊपर है, जो सभी किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनकी स्कूलिंग पूरी नहीं हो पाई है, तो उनको दोस्तों यहां पर एजुकेट करना है ना, तो उनको ज़्यादा सशक्त बनाना, ये हमारा मेन पर्पस है। जिनकी उम्र 15 साल या 15 साल से ऊपर है, किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, स्कूलिंग पूरी नहीं हुई है, तो उनको यहाँ पर दोस्तों एजुकेट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। इस स्कीम में 5 कंपोनेंट्स को रखा गया है। पहली फाउंडेशनल लिटरेसी, दूसरा क्रिटिकल लाइफ स्किल प्रोवाइड करवाना, देन बेसिक एजुकेशन, देन वोकेशनल स्किल एंड देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो एजुकेशन उसको यहाँ पर कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आपकी लाइफ स्किल हो गया, बेसिक एजुकेशन देना, वोकेशनल स्किल्स हो गया, यानी कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको यहाँ पर करवाना, और एजुकेशन कंटिन्यू करना। ये सारे जो कह सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं वो इस उल्लास प्रोग्राम के तहत बच्चे को दी जा रही है। ये सब कैसे हो रहा है? इसके लिए एक एप्लीकेशन दोस्तों उल्लास ऐप। इस ऐप का यूज़ किया जा सकता है लर्नर्स को रजिस्टर करने के लिए, है ना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है या कोई और दूसरा भी करवा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है दोस्तों, ये डिजिटल गेट की तरह काम कर रहा है, स्पेशली जो लर्नर्स हैं, है ना, जो पढ़ना चाहता है व्यक्ति, उसको यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। इसी एप्लीकेशन से एक रास्ता आपको और मिल जाता है दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ NCERT का। दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में पता है? ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, पूरे देश के स्तर पे काम करता है स्पेशली स्कूल एजुकेशन के लिए। और जो ये दीक्षा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये खुद NCERT का ही प्लेटफॉर्म है। NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। तो NCERT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है, तो उन्हीं का ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है या पोर्टल है, ये वेबसाइट है, ये आपको सारा का सारा ई कंटेंट प्रोवाइड करवाती है आपके स्कूल्स के लिए, है ना। ऑनलाइन पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जो बहुत सारा कंटेंट है स्पेशली स्कूलिंग के लिए, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। इसको डेवलप किया गया है स्पेशली कुछ मेन सिद्धांतों पर, ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एक्सेस, ओपन लाइसेंसिंग, इस बेसिस पर यहाँ पर इसको रेडी किया गया। इसको बनाया गया है एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ करके स्पेशली बहुत सारा जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो बेसिकली अवेलेबल करवा रहे हैं कुछ वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। अब फीचर्स क्या हैं वो सब यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग दोनों के जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है बच्चे को, स्पेशली जो बच्चा स्पेशल नीड्स वाला है, जिसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है या स्पेशल नीड्स के साथ में आता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसके लिए टीचिंग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। लार्ज नंबर ऑफ ऑडियो बुक्स प्रेजेंट है, साइन लैंग्वेज प्रेजेंट है, वीडियोज़ हैं, डिक्शनरी वगैरह है, ये सब कुछ अवेलेबल करवाया गया है इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और इतना ही नहीं, इस पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट ऑथरिंग, कंटेंट सोर्सिंग, बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों आ गया है यहाँ पर आपका टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है पूरे लेक्चर में, फटाफट उसको कोशिश करना, देखना मुझे कितना याद है कितना याद नहीं है ना। चलिए एक एक करके यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करना। पहले एक साथ मैं आपको सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके आंसर देते हुए चलना, फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर्स बता दूंगा, उसको रीमैच करना, चेक करना क्या क्या आपने सही किया है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, बहुत मदद मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, बात करता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के बारे में।
तो इस CCTNS से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताइए इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं, हाउ मेनी। ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो CCTNS दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ इंडिया के तहत लाया गया है। इसका मेन पर्पस है CCTNS का कि सभी पुलिस स्टेशंस को आपस में इंटरलिंक किया जाए हमारे देश में एक कॉमन एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो NCRB है वो एक इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी है जो कि इस CCTNS को, इस नेटवर्क सिस्टम को मैनेज करेगी। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं, या फिर डी तीनों के तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दोस्तों उल्लास प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। उल्लास प्रोग्राम से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि उल्लास प्रोग्राम जो है एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है उल्लास प्रोग्राम का मेन एम, मेन पर्पस क्या है, जो एडल्ट्स स्पेशली 15 साल के या उससे ऊपर के जिनको स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है उनको यहां पर और मजबूत करना, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। फिर तीसरा स्टेटमेंट बोलता है उल्लास प्रोग्राम के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत जो वोकेशनल स्किल्स है वो भी लर्नर्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करता है बायोमास ब्रिकेट के बारे में। तो बायोमास ब्रिकेट के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है बायोमास ब्रिकेट जो है ये बनता है किससे, ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे आपके एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, फॉरेस्ट्री वेस्ट हो गया, तो उससे यहां पर बनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है बायोमास का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये मदद करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ई सक्शय एप्लीकेशन के बारे में। तो ई सक्शय एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास में अगेन 2 स्टेटमेंट है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ई सक्शय एप्लीकेशन एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करता है पुलिस रिकॉर्ड सीन ऑफ क्राइम्स में और सीजर में। ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड्स में स्पेशली कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें यहां पर ये हेल्प करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो एप्लीकेशन दोस्तों इसको डेवलप किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है स्पेस मैत्री मिशन के बारे में। तो स्पेस मैत्री मिशन से रिलेटेड अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट से, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये मिशन है ये एक इनिशिएटिव है बिटवीन, पहला तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है और दूसरा अमेरिका। तो अमेरिका और NSIL के बीच का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये मिशन है दोस्तों इसका मेन एम है कि जो भी दोनों देशों की गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस है, उसको मजबूत करना। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान है, बात हो रही है एक्सरसाइज होपेक्स के बारे में। हाल ही में ये एक्सरसाइज चर्चाओं में देखने को मिली है। तो एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ कौन सा देश था जिसके बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया। ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट, बी रशिया, सी जापान, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न बात करता है बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। हाल ही में बायोलॉजिकल पार्क न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन से राज्य में ये लोकेटेड है। अगेन बहुत ही इजी, सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ओडिशा, बी वेस्ट बंगाल, सी छत्तीसगढ़, या फिर डी कर्नाटका। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब आखिरी वाले क्वेश्चन से एक एक करके सभी के आंसर बताना शुरू करता हूं ताकि आप रीमैच कर सको, चेक कर सको, देख सको कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जो भी आपका स्कोर है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, प्लीज जरूर से लिखना। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो दोस्तों बिल्कुल हेल्प जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे बात हो रही थी इस बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की। यह न्यूज में देखने को मिला है, कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका के अंदर में लोकेटेड है। सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा गया एक्सरसाइज होपेक्स के बारे में, यह हाल ही में न्यूज में नजर आया। भारत के साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में इसको कंडक्ट किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट। फिर आपसे यहां पर पूछा गया स्पेस मैत्री मिशन के बारे में। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये NSIL और अमेरिका के बीच का इनिशिएटिव है। ये गलत है दोस्तों, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया और NSIL के बीच का इनिशिएटिव है। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया गलत, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोस्तों ये जो मिशन है या ये जो पर्टिकुलर स्पेस मैत्री मिशन है, इसका मेन पर्पस यही है कि दो देशों के गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशन रिलेशंस को मजबूत करना। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
फिर आपसे पूछा गया ई शिक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, पहला कि भाई यहां पर ये मदद करेगा, मोबाइल बेस एप्लीकेशन है तो यहां पर सारे के सारे पुलिस रिकॉर्ड्स वगैरह में मदद करने वाला है, ये सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्या ई शिक्षा प्लेटफॉर्म को CDAC ने डेवलप किया है, नहीं दोस्तों, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है, NIC ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर A 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया बायोमास ब्रिकेट्स के बारे में बताइए, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये बनता है ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज एंड फॉरेस्ट वेस्ट से, ये सही बात है। दूसरा, इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ये कम करेगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया उल्लास प्रोग्राम के बारे में बताइए, तीन स्टेटमेंट है, इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सरासर गलत, ये सेंट्रल सेक्टर नहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों। दूसरा, इस स्कीम के तहत यहाँ पे जो 15 साल के बच्चे हैं या 15 साल से ऊपर है उनको और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन या स्कूलिंग नहीं कर पाए हैं, ये सही बात है। दूसरा भी सही है क्योंकि इस इनिशिएटिव के तहत वोकेशनल स्किल और बाकी बेसिक एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर B ओनली 2 इज द सही आंसर। फिर आपसे पूछा गया क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के बारे में, तो CCTNS से रिलेटेड अगेन तीन स्टेटमेंट से बताइए, इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, पहला कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, सही बात है। दूसरा, सभी पुलिस स्टेशन को इंटरलिंक करेगा, ये भी सही है। तीसरा, NCRB एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो इसको मैनेज करेगी, वो भी सही है। तो यहां पर दोस्तों तीनों के तीनों सही हैं, तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों यहां पर कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, क्या स्कोर आया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, वही चीज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। अब चलिए एक और क्वेश्चन रह गया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो शुरुआत में आपको दिया गया था, है ना। यहां पे पूछा गया है मेनलैंड सीरो के बारे में, इससे रिलेटेड अगेन आपके पास में 3 स्टेटमेंट थे, बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो ये मेनलैंड सीरोज है हिमालय, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा, इनका जो फर होता है ये ब्राइट कलर का होता है और ब्लू और ग्रीन कलर के इनके ऊपर पैचेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फोटो मैंने सामने लगाया हुआ है, तो यहीं से आप समझ के दूसरा वाला स्टेटमेंट को गलत लगा सकते हैं। तीसरा वाला, इनको IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, जी बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो IUCN में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा हुआ है। तो मेनलैंड सीरो जो है इनका कोई भी ब्राइट कलर का फर नहीं होता है या कोई ब्लू ग्रीन कलर के पैचेस इनके ऊपर नहीं होते हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको इनका बॉडी नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को समाप्त। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी छोटे से वीडियो में मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कल से वापस से वीडियो सेपरेट हो जाएंगे। देखो जब आज ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं थे यार, अब न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं होता तो वीडियो सेपरेट करना पड़ जाता है, सॉरी कंबाइन करना पड़ जाता है। अब कंबाइन नहीं करूंगा तो वीडियो कोई बनेगा आधे घंटे का, कोई बनेगा 20 मिनट का, तो इस चक्कर में एक ही कर दिया गया है ना, ताकि सारा कंटेंट एक में हो जाए। और जब आर्टिकल्स ज़्यादा होंगे न्यूज़पेपर में, सिंपल सी बात है, तो उसके बाद उस दिन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।